हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय एक डिबेट बहुत चर्चा में है, भारत वर्सेस इंडिया। एक तबका ऐसा है जो मान रहा है कि इंडिया का नाम बदल कर भारत कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, रामराज आ जाएगा, दुनिया भारत सहित खूबसूरत हो जाएगी। अभी हाल ही में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट करके इस विवाद को और हवा दे दी। इससे पहले G20 के इन्वाइटी में प्रेसिडेंट का नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया था, जिसके बाद बवाल मच गया। विपक्षियों का आरोप है कि ये मोदी सरकार का डर है, एक ऐसा डर जो मोदी के अंदर घर कर गया है। ये इनसिक्योरिटी, ये डर जो लोकसभा 2024 के लिए है, इसी के संदर्भ में जब बात किसी विशेष टॉपिक पर आती है, उसके लीगल एस्पेक्ट की आती है, संवैधानिक आयामों की आती है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलाइजेशन हो, संवैधानिक योग्यता हो, साथ ही साथ समसामयिक राजनीतिक सामाजिक जानकारी हो। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के अनुभवी एडवोकेट श्री रमेश कुमार जी से। रमेश कुमार जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आलोक जी। और इस खास मुद्दे को पर बातचीत के लिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आज जेरे बहस है। पूरी दुनिया में भारत यूँ तो प्राचीन सभ्यता संस्कृति का देश है, लोग उसको पहले से भी जानते रहे हैं, लेकिन अब जो बहसें हैं नाम को लेकर के, इसमें जो बहस चलाई जा रही है ख़ास तौर से सत्ताधारी दल द्वारा, वो बहुत ही हास्यास्पद और बेतुकापन है उसमें। क्योंकि भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों वर्तमान में भी है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में प्रयुक्त किए गए हैं। तो इस तरह से, और ये दोनों शब्द अपने संस्कार से ही, संस्कार से मेरा मतलब ये है कि अनुप्रयोग अप्लाइड फॉर्म में अगर आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद से ही ये हुआ कि जब हिंदी संविधान लागू होने के बाद जब हिंदी में कोई चीज़ लिखा जाता था तो वहाँ पर भारत शब्द आता था। पहले के भी जो भी टेंडर्स आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसमें भारत के राष्ट्रपति, और जब हिंदी में आता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 17 सितंबर 1949 को जब इस पर बहस हो रही थी तो उन्होंने लगभग झिड़कते हुए सदस्यों से कहा था कि यह इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पर बहस की जाए, ये एक भाषा का सवाल है। आपको इंडिया अच्छा लगता है तो आप इंडिया कहिए, भारत से बहुत प्यार है, भारत शब्द से प्यार है तो भारत कहिए। वो सिर्फ भाषा का मामला है, भाषण का मामला नहीं है। शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन वर्तमान में हमारे सियासतदान इस तरह से इसको प्रयुक्त कर रहे हैं जैसे नाम में ही सब कुछ रखा है। शहरों के नाम, गलियों के नाम, सब कुछ बदल डालने का जैसे उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है, और जो नहीं बदलना है वो जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह एक लोकतंत्र के लिए अफसोसनाक भी है और हैरत अंगेज़ भी है। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा था क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है, और PIL डिसमिस भी कर दी गई थी। खैर, ये तो राजनीतिक पहलू रहा, लेकिन संवैधानिक पहलू की बात करें तो हम रमेश जी से ये जानना चाहेंगे कि सरकार इसको किस तरह बदल सकती है। वो कौन से सिपार है जिसके द्वारा सरकार अप्लाई करके इंडिया का नाम भारत, यानी इंडिया को पूरी तरह से हटा सकती है। किस तरह से, इसका लीगल प्रोसीजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या है, ज़रा समझाइए। आलोक जी, देखिए, दुनिया के किसी भी संविधान में समसामयिक या अपने समय के हिसाब से संविधान कैसे एडजस्ट करे, परिवर्तन के उसमें उस संविधान के अंदर ही प्रावधान रहता है। भारत में भी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में आवश्यक परिवर्तनों का प्रावधान है, और उसमें 3 तरह के परिवर्तन की प्रक्रिया दी गई है। जैसे कुछ मुद्दों पर सिर्फ साधारण बहुमत से ही परिवर्तन हो जाता है, नाम, जैसे राज्यों के नाम बदलना, राज्यों की सीमाएं बदलना, और इसके अलावा कुछ दूसरे प्रावधान होते हैं जिनमें विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। श्रोताओं के लिए हम बता दें, विशेष बहुमत से तात्पर्य ये होता है कि सदन के दोनों सदन हैं हमारे, लोकसभा राज्यसभा, उनके सदस्यों का बहुमत हो और मत देते समय उन उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत हो। तो एक तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक संघ के जो राज्य हैं, वर्तमान में जैसे 29 राज्य हैं, तो उनके आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए उनकी विधानसभाओं द्वारा। साधारण बहुमत से भी अगर पारित कर देते हैं तो मान लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जहाँ पर भारत और इंडिया दैट इज़ भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ अगर आप परिवर्तन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो विशेष बहुमत द्वारा
उसका परिवर्तन किया जा सकता है। और वर्तमान में जो सत्ताधारी दल है वह पूर्ण बहुमत बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसके लिए ऐसा करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल रमेश जी ये है कि डिबेट तब से शुरू हुई जब अपोजिशन ने अपनी गठबंधन दल का नाम इंडिया रखा। तो क्या भारत सरकार या मोदी सरकार इंडिया नाम रखने से डर गई है, इसलिए इंडिया हटाना चाहती है, या कुछ और भी मंतव्य हो सकते हैं? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि यह नाम पहली बार नहीं है। सत्ताधारी दल जो है उनके जो वैचारिक स्रोत हैं, गुरु गोवलकर से लेकर के उन लोगों ने भारत पर बहुत जोर दिया था, भारत और भारत माता पर। तो ये उनकी वैचारिकता का ये हिस्सा है, इसमें से कहीं दो राय नहीं है। वर्तमान में जरूर इंडिया जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना और उसका संक्षेप जो नाम है इंडिया आया, उसके चलते निश्चित रूप से उन पर एक दबाव है, वरना ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह की बेतुका बहसें चलाई जाती हैं। क्योंकि अतीत में अगर देखें तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2004 की बात है और दिवंगत मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे यूपी के अंदर, और यहाँ विधानसभा में उन्होंने इस तरह के बेवकूफ़ीपूर्ण मैं कहूँगा एक प्रस्ताव पारित करवाया था, जिसमें केंद्र सरकार से मांग किया था विधानसभा में कि भारत का नाम भारत ही रखा जाए, इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। उस समय की तत्कालीन बीजेपी जो पार्टी थी विपक्ष में, उसने इसको वॉकआउट किया था और विरोध किया था कि भारत और इंडिया दोनों रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा उदाहरण मिलता है 2000 वाजपेयी सरकार उस समय सत्ता में थी। हाँ, वाजपेयी सरकार सत्ता में थी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्षी दल था वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। उसने वॉकआउट किया विरोध करते हुए कि मुलायम सिंह को भारत चाहते हैं, हम इंडिया और भारत दोनों चाहते हैं। तो इसी से इनके दोहरे चरित्र का पता चलता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 2015 में एक PIL हुई थी, जिसमें उस समय के तत्कालीन गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा जो जवाब वहाँ लगाया गया था, उस एफिडेविट में कहा गया था कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आर्टिकल 1 में संशोधन करें, और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि संविधान सभा में यह अनुच्छेद लगभग सर्वसम्मत से पारित हुआ था और इस पर पर्याप्त बहसें हो चुकी हैं। जिसको जो पसंद हो उसका नाम उपयोग किया जाए। मोदी की राजनीति का पूरा केंद्र बिंदु ही है कि पूरे समाज को, पूरे राजनीतिक दलों को अपनी ही पिच पर ले आकर के उनसे खेलते रहो, और ताकि असली मुद्दों पर बहस ना हो। जबकि अभी फिर से आप देख रहे हैं मणिपुर में फिर से कर्फ्यू लग गया रात दिन का बेली के अंदर वहाँ, और इस तरह से तमाम सारे ऐसे इशू हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन वो मुद्दे ना जाएं, इसलिए वो बिना मतलब के बहस को लॉन्च करते हैं। और मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई, जिन योजनाओं का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया। एग्जाम्पल के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिट इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार और उनके समर्थकों को भारत की याद आने लगी? अभी तक तो हर योजना में आप इंडिया 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 कर रहे थे, अचानक से आपको भारत की याद क्यों सताने लगी? ये एक ज्वलंत सवाल है, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, इसका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। निश्चित रूप से विपक्षी दलों का जो अलायंस बना और जिसका नाम संक्षेपाक्षर उन्होंने इंडिया रखा, उससे उन्हें डैमेज करने के लिए, या यूं कहें पब्लिक के अंदर उन्हें डिमीन करने के लिए, सरकार ने एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत यह प्रयोग किया कि भारत जो है वो असली है। और इस प्रक्रिया में अलग बात है कि वो अपने आप को हास्यास्पद लग रहा है कि प्रेसिडेंट आप भारत लिखा जा रहा है ये, लेकिन वो लोग या यूं कहें कि बड़े शर्म और हया से ऊपर हैं। उन्हें ये शर्म भी दुनिया हंसेगी, क्या होगा उन्हें बेखबर है इससे। उनको चुनाव जीतने के लिए और दूसरे को डैमेज करने के लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े, इसका उनका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके सहारे ये दिखाने की कोशिश किया कि दरअसल विपक्षियों का जो गठबंधन जो इंडिया नाम से है वो बहुत ही भारत विरोधी, असली भारतीय तो हम हैं, भारतीयता हमारे अंदर कूट कूट की भरी हुई है, उनको कैसे ओवरऑल उनकी छवि को डैमेज करने के लिए इस समय इस तरह की एक बेतुकी बहस चलाई गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इसका पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं। होगा क्या, मुझे फिलहाल लगता नहीं कि इसका कोई बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बल्कि जगहंसाई जरूर सत्ताधारी दल और सरकार के रूप में उसकी हो रही है, जिसका इंडिया के गठबंधन दूसरे राजनीतिक दलों ने एक भारतीय होने के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते उन्होंने विरोध किया। वो विरोध उचित भी है कि दुनिया हमें क्या कम पढ़ा लिखा समझेगी। हो सकता है राजनीतिक नेतृत्व कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो लोग उनके सलाहकार होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और इस तरह की गलतियाँ नहीं की जानी चाहिए। देखिए आलोक जी, सवाल वही फिर है कि वीरेंद्र सहवाग जी जब ये कह रहे थे तो मैंने भी वो ट्वीट देखा, मुझे हंसी भी आई कि ये क्रिकेटर क्रिकेट टीम को कह रहा भारत टीम। शायद उनसे पूछना पड़ेगा कि क्रिकेट का किस ऋचा में ऋग्वेद के उल्लेख है, ये वो जब बताएं, या श्रीकृष्ण
जो यमुना में और गेंद वैसे भी फेंक। क्रिकेट टीम तो बीसीसीआई की है, हिंदुस्तान को वैसे भी रिप्रेजेंट नहीं करती। मैं एक दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट जैसा खेल जो, अब फिर तो सवाल उठेगा, क्रिकेट जैसा खेल क्या ऋग्वैदिक कालीन ऋचाओं में उल्लिखित था या फिर जो एक उल्लेख मिलता है कि कृष्ण यमुना में गेंद फेंके थे तो वो सिक्सर से चला गया था वहाँ। इस तरह की बेवकूफ़ीपूर्ण बातें हैं, इन पर कोई बात करने का उचित नहीं। लेकिन ये निश्चित रूप से भारत एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला देश है। दुनिया के जितने भी दर्शन ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हो सकती हैं वो भारत में भी उपजी, पुष्पित, पल्लवित हुई। और इस सब पर एक भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व भी है कि जब दुनिया के अंदर लोग नंगे घूम रहे थे तो हमारे यहाँ अशोक जैसा महान साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो हमें ये जो हकीकत है उसको स्वीकार करना चाहिए। भारत और इंडिया, मुझे तो हंसी आती है, इंडिया का भी जो संबंध है वो अगर उसके शब्द विन्यास पर जाएंगे तो उसका संबंध सिंधु से है। और भारत का इतिहास सिंधु और सैंधो सभ्यता के बिना पूरा नहीं होगा। जैसे भारत कभी भी अपने अतीत में जाएगा तो उसको पाकिस्तान में स्थित मोंटगोमरी जिले में वो सिंधु सभ्यता जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान को भी बिना इंडिया आए अपनी सभ्यता अपने अतीत में नहीं जा सकता। तो ये बेसिक बातें हैं कि इंडिया और भारत का जो उल्लेख है उस पर कोई बहुत ठोस प्रूफ प्रमाण नहीं है। साहित्यिक प्रमाण जरूर मिलते हैं, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैन धर्म में भी मिलता है कि जो भगवान ऋषभ देव हैं उनके लड़के भरत मुनि नाम से हुए, उनके नाम पर पड़ा, उनका ये दावा है। भारत में यहाँ मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में जो ये संदर्भ मिलता है कि वो जो दुष्यंत और शकुंतला से जन्मे हुए भरत हैं, फिर बाद में महाप्रतापी राजा हुए और फिर उनके नाम से पड़ा। और दूसरा जो ज़्यादा सटीक मुझे लगता है, मेरा मानना है कि वो भारत नाम का जो कबीला था आर्यों का, जो 5 जन कबीले थे, यदु, द्रुहु, त्रुवस, भरत, उसमें भरत कबीला जो था वो तमाम सारे छोटे कबीलों पर जीत हासिल करके और वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। सुदास उसका राजा था। तो वो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि शायद उस भरत कबीले के नाम पर भी ये प्रचलन हुआ हो। इसी तरह से इंडिया या इंडिका जो आप कह रहे हैं वो यूनानियन के द्वारा दिया हुआ शब्द था, तो कहीं भी वो अंग्रेज़ों के द्वारा शब्द नहीं। ये जरूर है कि अंग्रेज़ जब यहाँ 200-250-300 साल रहे तो चूँकि यूनानी सभ्यता उनका प्रेरणा स्रोत थी, इसलिए वो इंडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से मुग़ल और दूसरे जो मुस्लिम साम्राज्य से आने वाले जो लोग यहाँ रहे और जिन्होंने इसको अपना वतन समझा, वो हिंदुस्तान शब्द का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते थे। ये थे रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और ये डिबेट इंडिया दैट इज़ भारत पर लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयामों पर हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि इंडिया को रिप्लेस करने का क्या रिपरकशंस हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिलते हैं। मैं आलोक त्रिपाठी विदा लेता हूँ। नमस्कार।